नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें हम लोगों ने 2024 का और 2023 का बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। तो आइए देखते हैं, स्लाइड बना हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोजेंट लर्निंग ऐप सर्च करेंगे, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप iOS यूजर हैं तो भी आप हमारा कोजेंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के बारे में। इसके अलावा अगर हमारे कोर्सेस के बारे में डिटेल जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.cogentis.in। तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या कोर्सेस हैं, क्या टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये सब चीजें जानकारी आप चाहते हैं तो हमारा ये जो वेबसाइट है इसको जरूर विजिट करें। ठीक है, ताकि वहां से आपको जानकारी मिल सके कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। लाइब्रेरी में जाइए, वीडियो कोर्सेस में जाइए, लाइव क्लासेस में जाइए, टेस्ट सीरीज यहाँ है, सारे टेस्ट सीरीज इसमें बन के डले हुए हैं। ठीक, बहुत सारे फ्री भी हैं। ठीक, वहाँ आप जाकर के अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और है, एनसीईआरटी कोर्सेस भी हमारा चल रहा है। तो इसके बारे में भी जानकारी आप यहीं www.cogentis.in पर से आपको मिल सकता है। तो एनसीईआरटी के भी कोर्सेस चल रहे हैं, सभी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा एनसीईआरटी का भी कोर्सेस चलाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद अगर आपको और भी दिक्कतें हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा ये कोजेंट आईएएस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, कोजेंट आईएएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसका भी स्लाइड आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको मतलब सॉल्यूशन के साथ जो मैं यहाँ करता हूँ बोर्ड पर, वही सेम टू सेम सॉल्यूशन मिलता है, ताकि आपको समझने में आसानी होती है। तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा कोजेंट आईएएस का इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये एक्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये थी जानकारी हमारे कोचिंग के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2022 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75 एंड एक्स। देखिए, इसमें x का वैल्यू पूछा है कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे ये हमारा सीक्वेंस सही हो जाए। तो ये सीक्वेंस है 20, 10, 10, यानी स्टार्टिंग में देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा घटा है, इसके बाद अचानक से इंक्रीज करना शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब शुरुआत में हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे, उसके बाद हम लोग बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे, तभी ये आगे जाकर के सीक्वेंस हमारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इस सीक्वेंस को कैसे बना होगा। ये 20 है, 10 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 30 है, फिर 75 है, और यहाँ पर x है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब 20 में आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी 10 होगा, है ना। तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको आप डबल करते चले जाइए, यानी 0.5, 0.5, 0.5 से इंक्रीज करते चले जाइए। जब 0.5 को 0.5 में ऐड करेंगे 1 बनेगा। 10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब 1 के बाद इसमें 0.5 और ऐड करिए, 1.5 करिए, तो 10 में अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0.5 और ऐड कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 2 से हम लोग कर चुके हैं, 2 में और इंक्रीज करिए, 2.5 हो जाएगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 देगा आंसर। 2.5 तक हम लोगों ने कर लिया, 0.5 और ऐड करेंगे इसमें तो 3 हो जाएगा, यानी 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 225, यानी x का वैल्यू क्या है, 225। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर डी है, 225। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो एक पहचान पत्र है जिसका नंबरिंग किया गया है ABCDEFG। ठीक है, और इसमें नंबर यूज किए गए हैं 1, 2, 3, 3 नहीं है, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9। ठीक, इसको निरूपित करता है, यानी ABCDEFG की जगह ये नंबर्स लिखे हुए हैं आइडेंटिटी कार्ड पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, कहने का मतलब इन सबको सम करेंगे तो ये 9 का एक मल्टीपल आएगा, तभी तो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस लाइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। अब बोल रहा है दाहिने से पहला अंक मिटाने पर परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। दाहिना से एक अंक मिटाने पर परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यह है A, B, C, D, E, F और G।
कहने का मतलब अगर हम g को डिलीट कर देते हैं तो ये जो संख्या बच रहा है, ठीक, यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ, 7 नंबर है टोटल, 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। दाहिने से अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये जो नंबर है ये 6 से विभाज्य है, यही बोला है। तो दोस्तों अगर 6 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 6 से वही नंबर विभाज्य होगा जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। अब 2 से होने के लिए संख्या को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस पोजीशन पर यानी f का जो वैल्यू है वो एक इवन नंबर हो सकता है, यानी f जो है वो क्या हो सकता है, एक इवन नंबर हो सकता है। इतना बार पता चल गया, यानी इस पोजीशन पर हमारा इवन नंबर आएगा, ओड नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो g जो कटा है, ठीक है, g जो कटा है तो ये पूरा वैल्यू 9 से डिविजिबल था, ठीक। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये नंबर है ना ये 6 से विभाज्य है, तो 6 से जो विभाज्य होता है वो 2 से और 3 से भी होता है। तो 2 से होने के लिए तो इसको इवन नंबर होना पड़ेगा, इतना बात पता चलेगा। लेकिन 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन सब के सम को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इतनी संख्या है हमारे पास, इस संख्या में से आप 9 के अलावा कोई भी संख्या घटा लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या घटा लीजिए। देखिए जैसे इन सबका सम करेंगे, 1 + 2 3 3 4 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 8 27 27 और 9 36 होता है, इन सबका सम 36 होता है, 36। अब 36 में से आप 9 के अलावा कोई भी संख्या घटाएंगे ना तो ये 3 का मल्टीपल नहीं आता है। देखिए 8 घटा लेंगे, 36 में 8 घटा लेंगे 28 आएगा, 3 से विभाजित नहीं है। 7 घटा लेंगे तो 29 आएगा, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 5 घटा लेंगे 31 आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 का मल्टीपल। कहने का मतलब हमें 9 ही हटाना पड़ेगा। अगर हम 9 हटा दिए, कहने का मतलब जी हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, जी 9 आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो घबराना नहीं है, आराम से देखिए, हम इसको बड़े इजी तरीके में आपको हम समझा देंगे ये क्वेश्चन। तो ये जी का वैल्यू 9 हो गया, ठीक। और एफ हमें पता चल गया कि इवन नंबर है, ठीक। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 5 से विभाज्य है। अभी तक हमने 1 को हटाया तो ये 6 से विभाज्य था। अब कह रहा है कि 2 अंकों को हटाने पर जो परिणामी संख्या है वो 5 से विभाज्य है। तो अगर हम f को भी यहां से हटा लेते हैं, f को, तो 2 अंक डिलीट हो गया। अब जो ये हमारे पास बचा है संख्या, ये जो संख्या बचा है ये कह रहा है ये 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। अब ये जो डिजिट्स दे रखे हैं इसमें तो कहीं 0 है ही नहीं, यानी केवल एक ही नंबर पॉसिबल है, वो है 5। तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ई का वैल्यू क्या है हमारे पास, ई का वैल्यू 5 आ गया है। और एफ का पता चल गया कि ये इवन है, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। और जी हमारा 9 है, इतना बात पता चल गया है, ठीक। अब हम लोग आगे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्या दे रखा है। मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 4 से विभाज्य है। अब देखिए अगर 3 अंक डिलीट कर देते हैं तो परिणामी संख्या जो है ना वो 4 से विभाज्य हो जाता है, ठीक। यानी मतलब अगर हम ई भी डिलीट कर दें तो ये जो बच रहा है ना ये 4 से विभाज्य है। और 4 के टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आता है, ऑड नंबर आता ही नहीं है। आप 4 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, ठीक। तो कहने मतलब 4 से जो विभाज्य है, तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य चेक करते हैं हम लोग। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा, है ना। तो अंतिम के 2 अंक और लास्ट में ये इवन होगा, ये भी पता चल गया यहीं से कि 4 के टेबल में कोई भी ऑड अंक यूनिट डिजिट पे आता ही नहीं है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि डी का वैल्यू इवन नंबर है। ये बात यहाँ फिर से लिख ले रहा हूँ, ये इवन जो है ना डी भी होगा, ठीक। अब आगे और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए जब हम 4 से 4 अंक डिलीट कर देते हैं तो ये जो 3 संख्या बचा है ना ये बोला है 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए 3 का मल्टीपल, इसका सम होना चाहिए 3 का मल्टीपल, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल होने के लिए अगर मान के चलिए हमारे पास E5 हो गया, G9 हो गया, E5 हो गया, G9 हो गया, F और D, अगर मैं इसको संख्या को पूरा मैं ऐसे लिखूं फिर से ABCDEF और G9 हो गया, F इवन हो सकता है, D भी इवन हो सकता है और E5 है। अब हमारे पास बचा क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास बचा है इवन तो यहाँ हो नहीं सकता है, मतलब इवन ये दोनों इवन हो गए तो एक ही इवन इधर हो सकता है ना, एक इवन इधर हो सकता है, जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक। तो एक इधर इवन नंबर हो सकता है, बाकी के 2 नंबर हमारे पास बचे हैं 1 और 7, और तो इवन है नहीं कोई, मतलब और कोई संख्या तो बचा नहीं। 9 ऑलरेडी यूज हो गया, 5 यूज हो गया, 8 4 और 2 में से 2 इवन यूज हो चुके हैं, एक इधर इवन हो सकता है ना।
तो यहाँ पर 1 और 7, कोई दो 1 और 7 हो सकता है, तो 1 और 7 इधर अगर हो सकता है, और अगर आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आप तो यह मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिमाण संख्या 2 से विभाजित है। तो कहने मतलब यहाँ बी भी एक इवन नंबर है ना। जब इन सबको डिलीट कर देंगे तो ये जो 2 डिजिट बच रहा है ये कह रहा है कि 2 से विभाज्य है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब बी जो है वो भी एक इवन नंबर है। तो बी, डी और एफ तीन हमारे पास इवन नंबर मिल गए कि बी, डी और एफ इन्हीं पोजीशन पर हम इवन नंबर को रख सकते हैं। ठीक है, बी, डी और एफ इन तीन नंबर को हम इवन ले सकते हैं। अब अगर ये तीन नंबर इवन है, ठीक, तो उसके बाद जो हमारे पास बचे संख्या वो केवल 1 और 7 बचे हैं ए और सी को देने के लिए। और ये तीनों संख्या अगर 3 से डिविजिबल है और ये 1 है, ये 7 है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि आप सबका सम करिए और सम अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 3 से विभाज्य होता है ना। तो इनका जब सम करेंगे तो इस दोनों में कोई 1 है कोई 7 है, या तो ये 1 है ये 7 है, या फिर ये 1 है ये 7 है ना। तो दोनों को सम करेंगे 7 1 8 हो गया। और यहाँ कोई इवन आ सकता है, इवन अगर यहाँ 2 ले लेंगे तो 7 1 8 और 2 10 हो गया, जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी बी 2 तो नहीं हो सकता है। अब आते हैं ये 7 1 8, मतलब इन दोनों का सम 8 है। अब यहाँ पर अगर 4 ले लेते हैं तो ये डिविजिबल हो जाता है, 4 8 4 12 हो गया, 3 से डिविजिबल है। और अगर 8 ले लेते हैं तो ये ए और सी मिला के 7 1 8 है, 8 और ले लेते हैं तो 16 हो जाता है, यानी 8 भी पॉसिबल नहीं है। तो बी का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। बी क्या है हमारे पास? 2 है, बी का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब बी का वैल्यू 2 है, इतना बात पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों का योग का संभव मान है? तो संख्या के बीचों बीच 3 अंकों का योग, बीचों बीच क्या है? टोटल 7 संख्या है, 2 इधर से निकाल दीजिए 2 इधर से निकाल दीजिए, तो ये जो 3 संख्या बचा इनका योग पूछा है। वो 3 संख्या क्या है? सी है प्लस डी है प्लस ई है, इनका योग कुल मिला के हमें निकालना है। तो सी प्लस डी प्लस ई अगर निकालना है, ठीक है, अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो ई है ये आपके पास 5 मिल चुका है, ये 5 मिल चुका है। ठीक, सी एक ऑड नंबर है, या तो 1 है या फिर 7 है, यही पता चला था हम लोगों को यहाँ से कि ए और सी, या तो ए 1 है सी 7 है, या फिर सी 1 है ए 7 है, इतना बात पता चला था। ये 1 या 7 कुछ हो सकता है। डी एक इवन नंबर हो सकता है, उसमें से भी क्या बी ऑलरेडी 2 हो चुका था, तो ये 4 हो सकता है या 8 हो सकता है, इतना ही बात पता है हम लोगों को, है ना। ई 5 है, तो कहने का मतलब ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये ऑड नंबर है, इसमें हम यहाँ पे इवन जोड़ेंगे तो इवन प्लस ऑड जो है ना वो एक ऑड नंबर आता है, और ऑड प्लस ऑड करते हैं तो एक इवन नंबर आता है। कुल मिला के आंसर हमारा क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ ऑड बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है ना, ई का वैल्यू 5 आ चुका है। तो अगर ये ऑड बैठा है तो ऑड प्लस ऑड, कुल मिला के हमारा आंसर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। और इवन हमारे पास 2 ही ऑप्शन में है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है ना। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि अगर ये 5 है और इसको 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो 5 1 6 होगा, तो डी को अगर हम 4 ले लें तो 10 हो जाता है, तो 10 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो कहने का मतलब इसको 7 देना पड़ेगा, तो ये 7 5 12 हो गया, तब भी नहीं है, तब भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि डी का भी तो वैल्यू लेना है। तो इसको अगर हम क्या कर लें, इसको 5, ये 5 है, इसको अगर 8 ले लें तो 8 5 13 हो गया, और ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये 5 है हमारे पास, और इसको 1 ले लें तो ये 6 हो गया, तो डी को 2 होना पड़ेगा, डी को 2 होना पड़ेगा, डी को 2 होना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू हम लोगों ने गलत निकाल लिया क्या? बी का वैल्यू गलत निकाल लिया है, बी का वैल्यू 4 होगा, 8 4 12, हाँ 4, ये हम लोगों ने गलत, 8 2 10 होगा ना, 10 पे थोड़ी डिविजिबल होता है 3 से, तो यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों से कि ये बी का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिख दिया, जबकि हम लोग 7 1 8 किए थे, 8 2 10 करेंगे तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, 12 है, तो यहाँ बी का वैल्यू 4 है। तो कहने मतलब इसके पास ऑप्शन 2 और 8 है हमारे पास, डी के लिए हमारे पास 2 या 8 है। तो 2 या 8 में 8 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 5 13 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे? 5 2 ले लेंगे डी का वैल्यू, तो 5 2 7 और 1 8, 8 ऑप्शन में है, यही आंसर है। ठीक, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ाया था मामला कि हम लोगों ने इसका सम किया था ए और सी का, तो 8 हुआ था, और 8 में यहाँ 2 लिख दिए थे, अगर 2 डाल देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये कह रहा है कि ये तीनों अंक जो है ना डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए आंसर है 8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर
इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट, ठीक है, रीच एट अ पॉइंट। अब x टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, देखिए इसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। x y दो फ्रेंड्स हैं, दोनों साथ में दौड़ना शुरू करता है, 50 मीटर तक एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है। मान लेते हैं यहां से शुरू किया और यहां से 50 मीटर तक ये लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ा है, यानी इधर की तरफ दौड़ा है। अब ये एरो इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको वहां लेफ्ट राइट पता करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद बोला है कि x टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर। अब यहां से x राइट इधर मुड़ेगा, है ना, यहां से राइट क्या हो जाएगा, इधर मुड़ेगा और 60 मीटर चला, ये x है हमारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाइल y टर्न्स लेफ्ट, यहां से y का लेफ्ट देखिए इधर हो जाएगा, तो इधर चला और इधर ये कितना मीटर दौड़ा है, 40 मीटर, 40 मीटर दौड़ा, ठीक। उसके बाद बोला है देन x टर्न्स लेफ्ट। अब यहां से ऐसे जा रहा था तो x का लेफ्ट इधर होगा, इधर चला गया वो, ठीक है, कितना मीटर चला है, एंड 50 मीटर, 50 मीटर। उसके बाद ये रुक गया, उसके बाद ये रुक गया एंड स्टॉप्स। वाइल y टर्न्स राइट, अब y तो इधर जा रहा था, इधर से राइट इसका इधर होगा, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में यहाँ आगे बढ़ा और कितना चला, 50 मीटर चला, देन स्टॉप, 50 चल के रुक गया, यानी दोनों यहाँ बराबर दूरी पर ऊपर आके खड़ा है। अब पूछा क्या है, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, तो अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं यही पूछा है। तो इनको मिला दीजिए दोस्तों, ये रेक्टेंगल है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये है 60 प्लस 40 100, ये भी 100 होगा, यानी 100 मीटर की दूरी पर दोनों दोस्त खड़े हैं। आंसर है ऑप्शन ए 100 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डेट ऑफ जून 2099 अमोंग द फॉलोइंग इज संडे। ये 3-4 डेट दे रखे हमें और पूछा है 2099 में किस डेट को संडे पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कैलेंडर का सवाल है, इस कैलेंडर को हम लोग पूरे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर समझ नहीं आएगा कुछ भी तो थोड़ा संयम बनाए रखिएगा, हम लोग डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से कैलेंडर एक एक चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए तो हर एक 400 साल पर ना हमारे पास ऑड डे 0 हो जाता है, 400 साल पे ऑड डे 0 हो जाता है। ये जब कैलेंडर में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको ऑड डे क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 365 दिन का साल होता है और 7 दिन का हमारे पास दिन है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, 7 दिन होता है। तो 8वां दिन जो होता है ना, दोबारा से वो दिन रिपीट होने लगता है। 8वां दिन फिर से क्या हो जाएगा, मंडे होगा। अगर हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 दिन तक में संडे होगा, 8वां दिन फिर से मंडे हो जाता है ना। तो हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मंडे से स्टार्ट किए तो 7-7 दिन पर क्या हो जाएगा, सारा मंडे तक फिर से संडे संडे तक खत्म हो जाएगा, है ना। 8वां दिन फिर से मंडे स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 पंच 35, बचेगा 2 पर 5 25, तो 7, एक सेकंड गड़बड़ा गया मामला, 7 पंच 35, एक ही बचा ना, एक पर 5 आ गया 15, 7 दूनी 14, यानी एक ऑड डे बच रहा है ना। तो नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे बचता है और लीप ईयर में चूंकि 366 दिन होता है तो वहां 2 ऑड डे बचता है, यही ऑड डे का खेल है, ठीक। अब आइए इस सवाल को करते हैं, ठीक। बाकी डिटेल में आप कैलेंडर में पढ़ेंगे हमसे, ठीक। तो मैंने अभी तुरंत बोला कि 400 साल पे ऑड डे 0 हो जाता है, ठीक। 400 400 400 400 400 5 बार करेंगे 2000 पे पहुंच जाएंगे आप, 2000 ईस्वी पहुंच जाएंगे। तो 2000 ईस्वी तक पहुंचे जब हम, तो यहाँ पर हमारे पास ऑड डे क्या आ गया, 0 आ गया, कोई ऑड डे नहीं, है ना। अब हमें 2099 तक जाना है और 99वां साल में तो कंप्लीट कैलकुलेट ही करना है, तो हम लोग 98 तक देखेंगे, उसके बाद 99 का अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो 98 तक में देख लेते हैं कितना ऑड डे आता है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि 98 साल में कितना लीप ईयर होता है और कितना नॉर्मल ईयर होता है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 4 से भाग लग जाता है, तो इसको 4 से, यानी हर चौथा साल क्या होगा इसमें लीप ईयर होगा, तो 4 से भाग देके निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 1 18, 4 चौको 16, यानी 24 लीप ईयर आएगा। वैसे भी 24 चौको 96 होता है, 2 साल और बच जाएंगे इधर। अब 98 में अगर 24 हमारे पास लीप ईयर आ गया तो नॉर्मल ईयर कितना होगा, 98 माइनस 24, 98 माइनस 24, तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 74 साल। तो 74 साल हमारे पास नॉर्मल ईयर बचेगा और 24 जो है वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में 2-2 ऑड डे होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होगा। तो अगर लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे तो 24 टोटल लीप ईयर है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 लीप ईयर आ जाएगा, 24 दूना 48, 48। अब यहाँ से भी ऑड डे हम लोग निकाल लेते हैं, फिर से इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। फिर से जब इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे तो
7 7 49 हो जाता, 7 6 42, 42 तक कट जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा, यानी 6 ऑड डे यहाँ बच गया, 6 ऑड डे। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल ईयर में तो एक ही ऑड डे होता है, 74 गो नॉर्मल ईयर है तो 74 ऑड डे होगा। यहां से भी आप क्या कर लें, फिर से एक बार इसको 7 से डिवाइड करके एकदम नॉर्मल में निकाल लेते हैं, है ना। तो 7 से इसको अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 7 10 70, है ना। 10 बार तो पूरे 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 4 ऑड डे बच जाएगा, है ना। तो 4 ऑड डे बच जाएगा, तो 4 ऑड डे यहाँ और 6 ऑड डे यहाँ, 6 4 10 ऑड डे हो गया। फिर से उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो टोटल कितना ऑड डे हुआ, 3 ऑड डे, है ना। 3 ऑड डे बच गया। तो 3 ऑड डे हमारे पास अभी तक 98 2098 तक पहुंच चुके हैं, 3 ऑड डे हो गया है। ठीक है, 2098 तक 3 ऑड डे हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिए। एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे, आइए इस पेज पर हम लोग देख लेते हैं अब 2099 का कैलकुलेशन। 2098 तक हम लोगों ने कर लिया है, 2098 तक में हमारे पास 3 ऑड डे मौजूद है, 3, ये ऑड लिखा है 30 मत समझिएगा, तो 3 ऑड डे है। अब 2099 में पहुंच गए हम लोग। 2099 के जनवरी में 31 दिन होता है, जनवरी में जब जाएंगे हमें जून का पता करना है, जून में किस तारीख को संडे होगा पहले वही पूछा है, तो जून तक जाएंगे। जनवरी में 31 दिन होता है, 31 को 7 से डिवाइड करिएगा, 7 चौको 28, यानी 3 दिन बचेगा, यानी 3 ऑड डे जनवरी में। ठीक, और फरवरी में देखिए 99 है, यानी लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 का होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 ऑड डे। मार्च में फिर से 31 दिन तो 3 ऑड डे, अप्रैल में 30 दिन तो 2 ऑड डे, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन तो फिर से 3 ऑड डे। अब आ गए हम लोग जून में। ठीक, इसी का कैलकुलेट करना है, तो इसमें पूरा महीना थोड़ी देखेंगे, तो यहाँ मत डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ अब ऑड नंबर देख लेते कितना है, 3 3 6 3 9 9 2 11 11 3 14, यानी 14 हो गया, तो पूरा पूरा खत्म हो गया, कोई ऑड डे नहीं, कोई ऑड डे नहीं। अब कोई ऑड डे अगर नहीं है तो पहला तारीख को यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला तारीख को मंडे हो जाएगा। मैंने यही तो बोला था अभी कि ऑड डे हमारे पास पहला जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास मंडे हो जाएगा। ऑड डे पूरा 0 खत्म हो गया तो 1 तारीख से क्या होगा, मंडे शुरू होगा, यानी 1 जून को मंडे रहा होगा, तो 2 जून को ट्यूसडे, 3 जून को वेडनेसडे, 4 जून को थर्सडे, 5 जून को फ्राइडे, 6 जून को सैटरडे, तो 7 जून को हमारे पास संडे होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2099 में जो 7 तारीख होगा, 7 जून, उसी दिन हमारा संडे पड़ेगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 1840 रुपया, है ना, बिल फॉर 1840 इज पेड इन डेनोमिनेशन ऑफ 50 20 एंड 10। देखिए 1840 रुपया का बिल हुआ, ठीक, 1840 रुपया का बिल पे करना है, और शर्त यह है कि बिल जब पे किया गया तो टोटल 50 नोट दिए गए, और उसमें 3 डेनोमिनेशन के नोट थे, एक 50 रुपए का नोट था, एक 20 रुपए का नोट था, और एक 10 रुपए का नोट था। यही बोला है, एक 50 का नोट, एक 20 का, एक 10 का, यही 3 डेनोमिनेशन में नोट यूज किए गए, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 50, टोटल नोट्स 50 यूज किए गए। ठीक है, इसके बेसिस पर 3 स्टेटमेंट दिया है, उसको एनालाइज करना है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 25 नोट दिया गया 50 का, ठीक है, और रेस्ट नोट जो है वो 20 का या 10 का हो सकता है। तो अगर 25 नोट दिया गया 50 रुपए का, तो टोटल कितना रुपए हो गया, 25 50 700 1250। ठीक, अब आप 10 का तो छोड़िए, 20 का भी टोटल 25 नोट दे देंगे ना, बाकी हमें टोटल 50 ही नोट देने हैं, 25 नोट ऑलरेडी दे चुके हैं, 25 नोट और देंगे, और वो अगर आप 20-20 का भी दे देते हैं तो 25 गुना 20 करेंगे, 25 गुना 50 500 ही रुपया होता है, 12 5 1700 ही होगा। 10 का तो हमें उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, वो तो बहुत कम है, तो और कम हो जाएगा वैल्यू, टोटल 50 ही नोट देने हैं, यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। इस डिनोमिनेशन में अगर हम देंगे तो 1840 रुपया नहीं दे पाएंगे। आई बात समझ। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 रुपए का नोट है ना, बोल रहा है 35 नोट 20 रुपए का दिया, 35 नोट दे दिया 20 रुपए का, बाकी के बचे 15 नोट, 15 नोट और देने हैं। 15 का 15 नोट भी 50 का उठा लेगा ना, तब भी पूरा नहीं होगा, 35 यहीं से दिख रहा है, 35 करेंगे, 35 गुना 20, 35 गुना 20 ये 700 होगा, 35 गुना 70 एक जीरो बैठ गया 700, तो बहुत कम हुआ ना। अब 15 ही नोट बचे हैं, 15 नोट अगर पूरे पूरे दे देते हैं 50 के तो 750 रुपये होगा, 700 750 मिलकर 1450 ही होता है, खत्म हो गया। कहने का मतलब दूसरा भी इनकरेक्ट लिखा है, यानी इस डिनोमिनेशन में भी हम 1840 रुपये पूरे नहीं कर पाएंगे 50 नोट दे करके, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नोट ऑफ 10 रुपए, तो 20 नोट अगर दे देंगे 10-10 रुपए का,
तो 200 रुपये होगा, ठीक है। अब कह रहा है आर यूज्ड एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचे कितने, 30 नोट, टोटल 50 देने हैं, 20 नोट 10-10 के दे दिए, तो 30 नोट और देने हैं, बाकी के 30 नोट में कह रहा है 50 और 20 यूज कर सकते हैं, तो 30 का 30 अगर 50 का यूज कर लेते हैं तो 1500 होगा। भाई 30 नोट 50-50 के 1500 ही तो होगा, 50 गुणा 30 कितना हुआ, 5 तिया 15, ये दोनों जीरो बिठा दीजिए, 1500, 1500 प्लस 200 1700 हुआ, यानी कहने का मतलब 1700 ही रुपए हमारे पास हो पाए, है ना। तो ये भी जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी कुल मिला के क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 तीनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वही पूछा है, तो 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच नंबर अमॉन्ग्स 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12 इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है यही बताना है। देखिए 2 की पावर 40 लिखी है, 3 की पावर 21 लिखी है, 4 की पावर 18 लिखी है और 8 की पावर 12 लिखी है। तो सबसे पहले इसको भी हम 2 में ले आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल की पावर 18, ये हो गया 2 की पावर 36, और इसको भी ले आते हैं 2 में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और फिर ये हो जाएगा 12, 12 तिया 36, ये भी हो गया 2 की पावर 36, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो छोटा कैसे हो सकता है, कोई एक ही छोटा निकाल सकते हैं ना हम, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अब जब ये खुद जब छोटा नहीं हुआ है ना, तो 2 की पावर 40 कहाँ से छोटा होगा, ये तो और बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो कुल मिला के यहाँ से हम अगर ऐसे ही एनालाइज करें बिना सॉल्व किए तो दिख जाता है कि ऑप्शन जो ये 3 की पावर 21 है यही सबसे छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये आंसर नहीं है, तो 2 की पावर 40 कहाँ से आंसर होगा, 3 की पावर 21 ही बचता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रोज इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक डिजिट को अरेंज किया गया है, ठीक है, 3 रो में अरेंज किया गया है, ठीक है, और हर एक रो में 3 डिजिट्स यूज हो रहा है, हर एक रो में 3 डिजिट्स यूज हो रहा है एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में जो नंबर है दूसरी वाले रो में उसका 2 गुना है, ये बात भी ध्यान रखना है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, और जो तीसरी रो में नंबर यूज करेंगे हम वो पहला रो का 3 गुना होगा, ठीक। अब आइए फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2, 3 एंड 7 एंड 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो में केवल यही 4 डिजिट अलाउड है। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 रोज, तो 3 रोजों में हम इन डिजिट्स को यूज करके कितना पॉसिबिलिटी बना सकते हैं यही पूछा है क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन है 1 से लेकर के 9 तक डिजिट्स इस्तेमाल करना है और उसको 3 रो में लिखना है, प्रत्येक रो में 3-3 डिजिट्स होने चाहिए, प्रत्येक रो में 3-3 डिजिट्स होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, ये भी ध्यान रखना है। और कंडीशन ये है कि अगर ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो पहला रो में जो भी नंबर हम लिखेंगे उसका 2 गुना होना चाहिए दूसरे वाले रो में और उसका 3 गुना होना चाहिए तीसरे वाला रो में, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है यही पूछा है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। और एक और कंडीशन है कि पहला रो में हम केवल यही 4 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, 2, 3, 7 और 9। पहला रो में अगर हम यही 2, 3, 7 और 9 इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितना नंबर बना सकते हैं पहला रो में, आइए देख लेते हैं। देखिए पहला रो में हम बना सकते हैं 2, 3, 7, 2, 3, 9, 2, 9, 7, 2, 7, 9, 2 को यहाँ रख करके इतना बना सकते हैं, फिर 3 को रख लेते हैं। अब 3 को अगर रखेंगे तो 3, 2, 7, 3, 7, 2, 3, 9, 2, 3, 2 और 9, यही बना सकते हैं, यही 8 नंबर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास ये 8 नंबर पॉसिबल है, इस 8 नंबर को हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब जो कंडीशन दिया है देखिए आगे हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं वो देखिए, अगर हम 7 से बना लेंगे ना
तो 7 का जैसे ही डबल करेंगे आप, 7 तो कुछ बनेगा, उसका डबल करेंगे तो यहाँ 1400 हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा। इसलिए 7 और 9 को हम लोग शुरुआत में नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, 7 और केवल 2 और 3 को हम लोग शुरुआत में रख सकते हैं। और 3 वाले भी अभी कटेंगे, 3 वाले भी कटेंगे, क्योंकि 333 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 होगा, यानी 333 से अगर एक भी बढ़ा दिया ना आपने तो 1000 से ऊपर हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, तीनों रो में 3-3 डिजिट का नंबर मांगा है वो, और तीसरा रो में क्या होना चाहिए, ट्रिपल हो चाहिए, इसका 3 गुना होना चाहिए। तो 333 के ऊपर अगर नंबर लेंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी 333 से ज्यादा है उसको पहले ही काट दीजिए। ये देखिए 372 कट गया, क्योंकि ये 333 से ज्यादा है, 392 भी 333 से ज्यादा है, ये दो तो पहले ही कट गए, बाकी और भी कोई कटेंगे और नहीं कटेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 237 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, फिर से 7 आ गया तो ये भी कट गया। रिपीट नहीं होना है, किसी भी रो में नंबर रिपीट नहीं होगा। ये हम लोग सेकंड रो में निकाल रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो ये भी कट गया, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको आइए देख लेते हैं। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूनी 4, ये ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसको रखते हैं, 3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, पहले काटते हैं जो जो कट रहा है। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर से 9 रिपीट हो गया, ये भी कट गया। इसमें देखिए 2 से 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 दूनी 4, 1 5, ये भी रिपीट कर गया ना, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 1 15, ये भी रिपीट कर गया, ये भी कट गया। अब इसको कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 और 3 दूनी 6, ये रिपीट नहीं किया। इसको कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, इसमें तो भी कोई रिपीट नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ तक जितने कट गए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कटे हैं उसको 3 से भी करके चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 के 4, ये तो ऑलरेडी रिपीटेड है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 7 तिया 21 2 23, 23 यहाँ 3 है क्या, तो ये भी रिपीट कर गया। यहाँ 3 है इसमें फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 478 आया था, थर्ड रो हम लोग निकाल रहे थे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो वहां पर क्या आ गया, दोबारा 3 आ गया, यानी पॉसिबल नहीं है। 8 तिया 24, 7 तिया 21 2 23, हाँ 3 आ गया, नहीं होगा, ये भी कट गया। अब इस दोनों को चेक कर लेते हैं, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 तिया 12 हो रहा है, 4 तिया 12 हो रहा है, 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 1 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15 1 16, तो ये भी रिपीट कर गया, है ना। 237 नहीं लिखा क्या हम लोगों ने, लिखा है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, ये भी कर गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही ना, ये वाला नहीं करेगा क्योंकि कोई तो आंसर आएगा, तो यही पॉसिबिलिटी बच रही है, एक इसका आंसर है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इनकम, अरे ये तो पैसेज का क्वेश्चन आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ऑथर मीन बाय प्रॉपर्टी, ये भी पैसेज का क्वेश्चन है, ये भी पैसेज का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है क्या। हाँ आइए फिर से यहाँ पे, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, ठीक है, एक चेस का टूर्नामेंट है जिसमें टोटल खिलाड़ी है 150, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन एवर ही लूजेज अ मैच, कह रहा है जब भी कोई प्लेयर एक मैच हारता है तो उसको गेम से बाहर कर दिया जाता है। एक टोटल 150 प्लेयर है, यानी सबको मैच जीतना पड़ेगा तभी वो मैच में बना रहेगा। ठीक, इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये भी बात लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए जैसे ही हम आप हारते जाते हैं, आप बाहर होते जाते हैं, इस टाइप का जो खेल होता है इसको नॉकआउट टूर्नामेंट बोला जाता है। और नॉकआउट टूर्नामेंट का नंबर ऑफ मैच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1, यानी टोटल 150 प्लेयर है, जहां पर n क्या है, प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है, तो 150 हो गया -1, यानी 149 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तभी हम इसमें से जो है ना हर एक हारने वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 149। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए बाकी ये फॉर्मूला होता है, डिटेल्ड सॉल्यूशन ये है कि अगर 150 आदमी है, ठीक, और हमें एलिमिनेट करना हारने वालों को, तो 150 आदमी है तो कितना मैच कराना पड़ेगा, 75 मैच करवाएंगे, क्योंकि चेस में
एक टूर्नामेंट में 2 व्यक्ति खेलता है ना। अब 75 मैच अगर खेलेगा तो 75 लोग क्या होंगे, हारेंगे और 75 जीतेंगे। जो जीतेंगे 75 वो तो बच जाएंगे, जो 75 हार जाएंगे वो एलिमिनेट हो गए। तो बचे कितने, 75 बचे। अब इस 75 के लिए हमें कितना मैच कराना पड़ेगा, 38 मैच कराना पड़ेगा। अब 38 मैच जब आप कराएंगे तो 35 दूना 70 नहीं, 38 नहीं, 35 दूना 70, हाँ 38, 3 दूना 6, 38 नहीं 37, अभी तो 74 होगा ना, 37 इंटू 2 74, हाँ 74 लोग। तो इसमें 74 लोग क्या होंगे, खेल पाएंगे। एक लोग ऐसे ही बच जाएगा, है ना। 74 लोग 37 मैच में 74 लोग खेलेंगे तो 37 जीतेंगे और 37 हार जाएंगे। और एक यहाँ से बच गया था जिसका मैच नहीं हो पाया, है ना। तो 37 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, 37 बचेंगे फिर से, और 37 बचेंगे, एक यहाँ से बचा हुआ था तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब जो 38 लोग बचे हैं उसके लिए हमें 19 मैच कराना होगा। 19 में फिर से क्या हो जाएगा, 19 हारेगा 19 जीतेगा, तो जो जीतेगा उसको रखेंगे, 19 हारने वालों को फिर से हम एलिमिनेट कर देंगे। तो 19 अगर फिर से इधर बच गया हमारे पास, तो 19 के लिए फिर से हमें कितना मैच कराना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 9 मैच कराना पड़ेगा। और 9 मैच करेंगे तो 18 लोग खेल पाएंगे, एक यहाँ से बच जाएगा, है ना, और 9 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, 9 यहाँ से बच जाएगा, तो 9 यहाँ से बचेगा, तो 9 1 10 बच गए। अब 10 लोगों के लिए फिर से 5 मैच कराना होगा, है ना, फिर से 5 मैच कराना होगा तो 10 लोग खेल पाएंगे। तो 10 में से 5 एलिमिनेट हो जाएंगे, 5 बचेंगे। तो इस तरह करके डिटेल सॉल्यूशन में भी आप निकालेंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ मैच है, इसको जोड़ेंगे 149 आता है। बाकी n-1 से भी आप निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ चुका है, ये आप कर लीजिएगा, है ना। 149 ही आएगा इस मेथड से भी। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा देखिए, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं बिना अंकों का दोबारा प्रयोग किए इस प्रकार होगी कि संख्या प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से विभाज्य भी हो। ठीक, 3 अंकों की संख्या बनाना है और कह रहा है प्रत्येक अंक उसका विषम संख्या ही लेना है और 5 से वो संख्या विभाजित भी होना चाहिए। तो अगर, और ये सारा नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब तो विषम संख्या ही लेना है, तो हम लोग सारा विषम संख्या लिख लेते हैं। विषम संख्या कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसी संख्या का यूज करना है और 3 अंकों की संख्या बनानी है, और बोला है ये 5 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो। यहाँ पर हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो यानी 5 तो इसमें पहले ही चला गया। इसको अरेंज करने का तो केवल एक तरीका हो सकता है ना। तो इसको अरेंज कर दिया हमने। अब हमारे पास नंबर कितने बचे हैं, 1 3 7 और 9, 1 3 7 और 9, केवल यही बचा क्योंकि 5 तो यहाँ फिल हो गया। ठीक, अब बचा है 1 3 7 और 9, 1 3 7 और 9 टोटल 4 होते हैं यहाँ। इसको यानी कि 4 तरीके से फिल कर सकते हैं आप, कोई एक यहाँ बैठ जाएगा तो उसके पास आपके पास 3 ही ऑप्शन बचेगा। तो टोटल क्या हो गया, 4 3 12, यानी कि 12 तरीके पॉसिबल हैं जिससे हम आप जो है ना 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, और सारा अंक विषम भी रहेगा, 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 बी ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक्स एक इंटीजर है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स एक इंटीजर है। अब नीचे के स्टेटमेंट को मदद से आपको बताना है। तो देखिए नीचे स्टेटमेंट है x/3। अब x का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तब भी ये फ्रैक्शन रहता है ना। x का वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं तब भी ये फ्रैक्शन रहता है। यहाँ लिखा है x/3 इज नॉट एन इंटीजर, है ना। और x का वैल्यू जैसे ही आप 3 लेते हैं तो 3/3 हो जाता है, कट के 1 आ जाता है, 1 एक इंटीजर है। तो कहने मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ये तो इससे तो हम आंसर ही नहीं दे पाएंगे। ये इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ नहीं हुआ और यहाँ हो गया, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इससे हम आंसर नहीं दे पाए। दूसरा स्टेटमेंट है 3x इज एन इंटीजर, कह रहा है 3x क्या है, हमारा इंटीजर है। तो जरूरी नहीं है x का वैल्यू अगर हम 2/3 ले लें, x का वैल्यू अगर हम 2/5 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2/5 ये हो जाएगा 6/5, ये एक फ्रैक्शन आ जाता है ना। तो कहने का मतलब इस स्टेटमेंट से भी हम इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों निकाल सकते हैं। अगर दोनों कंबाइन कर देते तब भी हमारे पास जो है ना x इंटीजर होगा कि नहीं होगा ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, then the price was decreased by 20%, then the again increased by 10%. what is the resultant increase in the price। देखिए
क्वेश्चन ये है कि कोई एक सामान है हमारे पास, पहले उसमें उसका सामान का प्राइस को 25% से बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, फिर उस प्राइस पे 10% फिर से बढ़ाया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनली इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, वो हमें बताओ। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन में हम लोग 100 मानते आए हैं, आज भी मानते हैं, चलिए 100 मान लेते हैं। 100 पे अगर 25% इंक्रीज करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, है ना, 125 हो गया। अब 20% डिक्रीज करेंगे तो 125 का 20% कितना होगा, 125 का 20% निकाल लेते हैं। देखिए 25 पंचा 125, 25 चौको 100, 4 से ये 5 बार में चला जाएगा, यानी 25 होगा। तो 25 घटा देंगे तो फिर से 100 पे पहुंच गए, यानी फिर से प्राइस क्या हो गया हमारे पास, 100 रुपए। अब कह रहा है 10% फिर बढ़ा दिए, फिर 10%, ये 100 पे 10% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 110, यानी और 100 पे 10 बढ़ा दिए, 10% तो 110 हो गया। तो कहने मतलब कितना बढ़ा, 10%, है ना। तो ओवरऑल हमारे पास कितना इंक्रीमेंट हो गया, 10%। ये सब इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक। 2022 का जो क्वेश्चन है ना, वो 2023 और 24 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। 2023 में जो है ना, डाटा सफिशिएंसी जब से ऐड किया है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, वो थोड़ा सा टफ बना दिया है सीसैट को। अभी ये 2022 तक थोड़ा इजी था। ये देखिए, लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4-5 लेटर्स हैं, ए बी सी डी और ई। कह रहा है इसको इस तरीके से अरेंज करो कि एग्जैक्टली 2 लेटर ए और ई के बीच में आना चाहिए, कोई भी 2 लेटर, लेकिन 2 लेटर आना चाहिए, 2 से कम नहीं, ये बोला है ना। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो 5 स्थान बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स को अरेंज करने के लिए हम लोग 5 स्थान बना लिए हैं। अब ये कह रहा है कि एग्जैक्टली ए और ई के बीच में 2 लेटर आना चाहिए, तो ए और ई को ही पहले रख देते हैं। अगर हम ए को यहां रख देते हैं तो ई को हमें यहां रखना पड़ेगा, तभी तो ए और ई के बीच में 2 लेटर आएगा, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। तो पहला केस तो हमारे पास ये पॉसिबल है। दूसरा 1 2 3 4 5, दूसरा ये है कि यहाँ पे ए ना आकर के ई आ जाए, तो हम ए को यहाँ रख सकते हैं, ऐसा है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ ना बैठे, ए को हम यहाँ बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं, तब भी तो एग्जैक्टली 2 लेटर्स इसके बीच में आ सकते हैं। अब यही उल्टा कर दीजिए, फिर से ई हो सकता है यहाँ आ जाए और ए यहाँ चला जाए, यही 4 पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम बना लिए हैं तो एक बात बताइए, बाकी के जो 3 बच गए, इसमें कुछ भी आए, 2 लेटर्स तो ए और ई के बीच में आएगा ही ना। तो कुछ भी आए तो कुछ भी, हमारे पास 3 बच रहे हैं, ए और ई फिल हो गया है, तो बचा क्या, बचा बी सी और डी, यही 3 बचे हैं। तो 3 को अरेंज करने के लिए कितना तरीका, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, यानी यहाँ से भी 6 आ जाएगा, 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 टोटल 6 चौको 24, यानी 24 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ताकि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इज जेड अ ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है। क्वेश्चन समझ लीजिए सबसे पहले, क्या जेड एक्स का भाई है, यही क्वेश्चन पूछा है। अब स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, जो एक्स है ये वाई का ब्रदर है, एक्स जो है वाई का ब्रदर है, यानी एक्स मेल है, इतना बात पता चल गया, क्योंकि ब्रदर है, ठीक। एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, और वाई जो है ना ये जेड का ब्रदर है, तो वाई भी प्लस है, ठीक है। जेड के बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो यहां से हम थोड़ी बता सकते हैं कि जेड ब्रदर है कि नहीं है, क्योंकि जेड सिस्टर भी तो हो सकता है। तो जेड अगर सिस्टर भी हो सकता है, तो कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता पाए कि जेड उसका भाई है कि नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहा एक्स वाई और जेड आपस में सिबलिंग्स है, तो है ही, वो दिख रहा है, लेकिन जेड के बारे में फिर भी कोई कमेंट नहीं हुआ कि जेड मेल है कि फीमेल है, वो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी नहीं दे पाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ऑन वन साइड ऑफ अ 0.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है देखिए 1.01 किलोमीटर का सड़क है, ठीक है, और उस पर 101 पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, 101 पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पौधे लगाए गए, ये पौधे लगाए गए, ये भी पौधे लगाए गए, ये भी पौधे लगाए गए, टोटल 101 पौधे लगाए गए।
अब एक बात बताइए, लगातार दो पौधे के बीच में जो गैप होता है, गैप बोला सब में इक्वल डिस्टेंसेस डालना है ना। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, 1.01 गुणा 1000 करेंगे आप तो ये मिलेगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 1010 मीटर। 1010 मीटर का रोड है और 101 प्लांट लगाना है, तो गलती मत करिएगा 101 से डिवाइड करने का। इक्वल डिस्टेंस लाने में बहुत लोग 101 से डिवाइड करेंगे और सीधा सीधा 40 लगा देंगे आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10 आ जाएगा और फिर उसके बीच का डिस्टेंस निकाल के 40 या 50, यही दो मार सकते हैं आप, लेकिन दोनों ही आंसर गलत है। इसका आंसर जो एग्जैक्टली आएगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, दो पेड़ के बीच का एक गैप होता है, ठीक है, 3 के बीच में 2 गैप हो रहा है, टोटल 101 प्लांट है, तो ये गैप कितना होगा, 100 गैप होंगे। अब अगर ये 100 गैप है और इसी गैप का ही तो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां लेकर के मान लेते हैं 1 मीटर, तो ये 2 मीटर, 2 ही मीटर में 3 प्लांट आ गए कि नहीं आ गए, तो 101 मीटर में 100 प्लांट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो कहने का मतलब गैप का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ना कि 101 से, ठीक। तो जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 10.1 मीटर, कितना, यानी प्रत्येक पेड़ के बीच में जो ये गैप है कितना का है, 10.1 मीटर का, ठीक है। अब ये पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स, तो 1 2 3 बनाए थे हम लोग, 2 और बना लेते हैं, टोटल 5 प्लांट हो गया। अब इस 5 प्लांट के बीच का गैप पूछा है, गैप मतलब कितना डिस्टेंस होगा टोटल, तो पहला से लेके 5वां पेड़ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 10.1 10.1 10.1 10.1, 4 ही बार आया ना, तो 10.1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 40.4, 40.4 इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे ना, 100 से सीधे सीधे डिवाइड करके और 40 मार देंगे उत्तर, मतलब 100 से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और अगर गैप सही निकाल भी लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो अगर गैप भी नहीं निकाल पाया तो टोटल 5 से मल्टीप्लाई करके 50 आंसर मार देंगे, ऑप्शन में 50 भी है। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पेड़ के बीच में ये गैप इतना ही डिस्टेंस होता है, 3 पेड़ के बीच में 2 ही गैप आते हैं, तो 20 ही मीटर का डिस्टेंस होगा, 20.2, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी आर 3 प्लेसेस सच दैट there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C and 3 different roads from A to C। देखिए, A, B और C 3 जगह का नाम है और A से B तक में जाने के लिए हमारे पास 3 सड़क अवेलेबल है। A से, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और इधर C बना लेते हैं, तो कह रहा है A से B जाने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग सड़कें मौजूद हैं, ये 1 सड़क, ये 2 सड़क, ये 3 सड़क, और B से C जाने के लिए हमारे पास 4 सड़क है, 4 सड़क बना लिया, और डायरेक्ट ए से सी भी हम 3 सड़क मौजूद है, ये डायरेक्टली सड़क है जो से आप सीधे ए से सी पे पहुंच जाते सकते हैं, बी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब एक बात बताइए, ए जो है यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ए से चला, इस रास्ते से गया, उसके बाद उसका मन किया कि नहीं इस रास्ते से चलते हैं, ठीक, अगली बार जाएगा तो हो सकता है उसका मन करेगा यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद मन किया कि नहीं इस रास्ते से चलते हैं, ये भी हो सकता है कि इस रास्ते से चले, ये भी हो सकता है कि इस रास्ते से चले, यानी यहां से जब ये रास्ता पकड़ेगा तो इधर इसके पास 4 तरीके हैं, कोई भी 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है। उसी तरह ये दूसरा भी पकड़ेगा तब भी इसके पास फिर से 4 ऑप्शन, यहाँ से इस रास्ते से गया, उसके बाद इसका मन किया कि नहीं इससे नहीं चलते हैं, इससे चलते हैं, दूसरी बार इससे चलते हैं, तीसरी बार इससे चलते हैं, फिर इससे चलते हैं, टोटल मिला के अगर देखें तो तीनों बार इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये 3 गुना 4 यानी 12 तरीकों से ए से बी तक जा सकता है, ए से बी और बी से सी जा सकता है, ठीक है। तो 12 तरीके यहाँ हो गए और इसको ए से सी पहुंचना है फाइनली, तो 12 तरीके वहां हो गए, बाकी 3 डायरेक्ट है, कोई या तो ये पकड़ ले या ये पकड़ ले या ये पकड़ ले, है ना। तो 3 वे यहाँ पर है, तो 12 और 3 टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। इसमें पीएनसी भी लगा सकते हैं आप, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी करके बिना पीएनसी के समझा दिए, 15 इसका आंसर है सी, है ना, 12 + 3। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ of the coins to B, half of the coins and 2 more to B। ए के पास कुछ सिक्का है, ठीक है, ए क्या करता है, जितना सिक्का है उसका आधा से 2 ज्यादा बी को दे देता है, यही क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more to C। अब बी क्या कर रहा है, बी के पास जितना कॉइन आया उसका आधा किया, फिर उसमें 2 जोड़ा और सी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर सी भी वही काम कर रहा है, देखिए सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन 2 and 2 more to D। सी भी क्या किया, जितना उसके पास आया उसका आधा किया और 2 जोड़ दिया, 2 एक्स्ट्रा मतलब अलग से दे दिया और डी को ट्रांसफर कर दिया। अब कह रहा है नाउ डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर।
अब डी को जो मिला वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। यानी डी के पास 10 कॉइन है। तो क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में ए के पास कितना कॉइन रहा होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं, डी के पास अगर 10 है तो ये कैसे आया? ये आया जब सी अपना आधा किया और 2 जोड़ दिया तो डी को दिया था, वही डी के पास है, यानी इसकी वैल्यू 10 है। तो c/2 + 2 अगर 10 है, 2 को उधर ले जाइए 8 हो जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 8 है, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप और कर देता हूं अगर जिनको दिक्कत है। c/2, 2 उधर ले गए, 10 में से घट गया तो ये हो गया 8, c/2 बराबर 8, तो c बराबर 16, यानी c के पास कितना था? 16 था। अब c के पास 16 कैसे आया होगा? b अपना आधा किया था और 2 जोड़ा था तब c को दिया था, यानी b/2 + 2 करेंगे तो बराबर कितना आना चाहिए? 16, जितना c के पास गया है। c के पास क्या गया है? b का आधा + 2, यही तो गया है। तो यहाँ से फिर जब 2 उधर ले जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, और फिर ये 2 से उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। सेम यही चीज करना है ना। तो अब b के पास 28 कैसे आया होगा? जब a अपना आधा किया और 2 जोड़ा, है ना, तो a/2 + 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 28। अब ये 2 को फिर इधर ले जाइए, घट जाएगा, यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 26 हो गया। तो a/2 की वैल्यू 26 है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगा 52, यानी a के पास 52 कॉइन थे स्टार्टिंग में। यही हमसे पूछा था, आंसर 52 है, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द सीरीज ए बी सी। देखिए, अगर आप सीरीज को ऑब्जर्व करिए तो ये क्या लिखा हुआ है पता है? ये लिखा हुआ है ए, फिर कॉमा डालिए, फिर लिखा है ए बी। देखिए, ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, उसके बाद फिर से ए बी सी डी, ए बी सी और डी, फिर से ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। इस तरीके का सीक्वेंस हमारे पास सीरीज मौजूद है। अब इस तरीके का सीरीज है, पहले स्थान पर 1 लेटर, दूसरे स्थान पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, इस तरह से हमारे पास सीरीज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अगर बताइए, जो 26वां लेटर होगा 26 बार होगा। आपसे ये पूछा है कि 100वां प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, है ना, 100वां प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। तो अगर हमारे पास ये ऐसे सीरीज आ रहा है 1 2 1 2 3 4, तो पहले तो हम इसका सम निकाल लेते हैं, है ना, 100 के आसपास का कोई नंबर। तो देखिए, अगर आप n नेचुरल नंबर का सम करते हैं, वो होता है n × n + 1/2, यही होता है। n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2। ठीक, अगर हम इसमें 10 रख देते हैं, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालते हैं तो पता है क्या होता है? इधर हो जाता है 10, गुणा हो जाता है 11, और ये हो जाता है 2, 2 से ये कट जाएगा, 5, 11, 5, 55 होता है आंसर। ठीक, हमें 100 के आसपास पहुंचना है। 12 रख के चेक करिए एक बार, तो 12 × 13/2, ये हो जाएगा 6, 13 × 78 ही हुआ। एक बार 13 रख लेते हैं n की वैल्यू, तो 13 × 14/2, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यानी 91। ठीक, अब अगर इसके ज्यादा वैल्यू रखेंगे ना तो ये आपका 100 से ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 13, यानी जहां पर ये 13 बार लिखा होगा ना लेटर, 13वें स्थान मतलब आगे जब 13 बार लिखा होगा लेटर, जहां पर ABCDE से लेकर 13वां क्रमांक तक लिखा होगा ये, तो वहां तक हम लोग 91 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। 91 पोजीशन पर हम लोग पहुंच गए, हमें 100 तक जाना है। तो अब बताइए, 92 से फिर से नया ABC शुरू होगा। 92 पर फिर से A होगा, 93 पर B होगा, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और 100 तक जाना है। तो यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C D E F G H I, यानी 100वें स्थान पर कौन सा लेटर आ गया? तो 100वें स्थान पर I आ गया, C हमारा करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पर्सन A B C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है, देखिए A B C 3 व्यक्ति हैं, एक लाइन में खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही खड़ा हो सकता है A इधर हो, C बीच में हो, B उधर हो, या हो सकता है B इधर हो, A इधर हो, C इधर हो, मतलब ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, यही बात यहां तक पता चला है हमें। अब बोला है, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 4 पर्सन है, बस ये बताया है। ठीक है, देखिए, तो हो सकता है A इधर है और B यहाँ पे है,
और इसके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग, ठीक है, इतना बात यहां से पता चला। उसके बाद कह रहा है एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, और बी और सी के बीच में 7 पर्सन है, यहाँ बी लेकिन ऑर्डर में नहीं है ना, तो ये हो सकता है कि सी इधर भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, ए देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में अगर 7 पर्सन हो सकता है तो हो सकता है सी इधर भी हो, सी इधर भी तो हो सकता है ना, इसके बीच में भी टोटल 7 पर्सन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें नहीं पता है अभी कहाँ होगा सी, है ना, तो पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो बोला है इफ देयर आर 11% अहेड ऑफ सी एंड 13% बिहाइंड ऑफ ए, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन क्यू। तो उस लाइन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालना है तो एक बात बताइए, ए बी सी इधर लिख देंगे और बी के आगे अगर हम इधर 7 व्यक्ति इधर डाल के और यहाँ सी लिख देते हैं तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो सी को अगर हम इधर लिख देंगे तो देखिए कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बी 1, इधर 4 व्यक्ति है, इधर जो है ना हमारे पास 4 व्यक्ति है, इधर 4 व्यक्ति है हमारे पास बी और सी ए के बीच में, ठीक। ये बी 1 है, ये 2 है, बीच में बोला है क्या 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, तो बी को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हो गए, 4 इधर, 1 ए है और 2 इधर, तो 7 व्यक्ति हो गए बी और सी के बीच में। अब क्या बोला है, इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के आगे 11 व्यक्ति है, तो आगे 11 व्यक्ति गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 व्यक्ति हो गए। अब बोला है 13% बिहाइंड ए, ए के पीछे 13 व्यक्ति है, तो ए के पीछे 13 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अब देख लेते हैं, इसको गिन लेते हैं, यही मिनिमम नंबर होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही मिनिमाइज कर दिया है इसको। कितना हो गया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 नहीं 22 तक ही हुआ है, 22 इसका आंसर है। तो गिन लीजिए दोबारा से, 22 ही आएगा, एक कहीं 2 बार गिन लिए हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज एंड एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। टोटल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोल रहा है एक्स डेज में, एक्स वीक में, एक्स डे में, एक्स आवर में, एक्स मिनट में, एक्स सेकंड में, टोटल सेकंड बताइए कितना है, टोटल कैलकुलेशन है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स वीक में, भैया एक्स वीक में कितने डेज, 7 दिन, 7 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हमारे पास एक्स वीक में सेकंड आ जाता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से अब एक्स डेज में करेंगे अलग से, फिर सबको जोड़ना है। तो एक्स डेज में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, कितना सेकंड, 60 सेकंड, ये आ गया हमारे पास। अब एक्स आवर में, तो ये एक्स आवर में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। टोटल सेकंड निकाल के काउंट करना है। एक्स मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है, एंड एक्स सेकंड, फिर एक्स सेकंड भी है। इन सब को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना, इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो आइए थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3600 सेकंड ये हो गया, 24 4 7 28, 4 7 28 और 7 दूनी 14, 4 7 28 7 दूनी 14, यहाँ लिख लेता हूँ, 4 7 28 7 दूनी 14 और 2 16, 168 और 6 6 36, 36 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 8 6 के 48, 6 6 के 36 और 4 40, 6 का 6 और 4 10, ये आ गया। 8 तिया 24, 6 3 18, 8 तिया 24, 6 3 18 2 20, 1 तिया 3 और 2 5, इसको जोड़िए, ये क्या हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 1 6, तो इतना हमारे पास सेकंड यहाँ से आ गया। और इधर 2 0 और है बैठना, अभी यहाँ 36 ही लिया था हमने, 3600 है ये, तो कहने का मतलब ये आ गया 604800 सेकंड यहाँ से। और यहाँ से 3600 गुना 24 कर दीजिए, तो 36 गुना 24 करते हैं, 36 गुना 24 हो जाता है 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौको 12, 6 दूना 12, 12 12 24,
और 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2 3 दूना 6 और 2 8 864। तो ये हो गया हमारे पास 86420 यहाँ भी इतना सेकंड, ऐसा कि 3600 सेकंड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 60 सेकंड आ गया। सब में x लगा हुआ है और यहाँ पे x। इन सब को ऐड करना है, इन सब को ऐड करना है। 60,000 यहाँ है, 6 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख है। इधर 83,000 इधर है, 3,000 इधर है। टोटल देखेंगे तो आ जाएगा 6,94,000 है ना, 861। तो ये हमारे पास आ गया 6,94,861 एक्स सेकेंड। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। पी क्यू आर एस टी सभी एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, यानी आर और क्यू जो है ना ये मियाँ बीवी हैं। ठीक, यहाँ से पता चल रहा है हमें, है ना, यहाँ देखिए पति पत्नी है। ठीक, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौन पति और कौन पत्नी है, ये ऑप्शन में मतलब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्यू है और ये आर है। हम इसको ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं तो समझ लीजिएगा ये क्या है, कपल है। क्या है, कपल है। ठीक, क्यू और आर आपस में पति पत्नी है। उसके बाद बोला है यू इज द मदर ऑफ टी। जो यू है, यू अलग से लिख लेते हैं। ये क्या है, मम्मी है किसका, टी का। भैया ये हरा टी हमारा, और टी की मम्मी ये है, मम्मी है तो ये लेडीज होगी, इसको माइनस से डिनोट कर रहे फीमेल को। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। एस इज द डॉटर ऑफ यू, और एस जो है ना ये डॉटर है, तो एस भी फीमेल है। ये 2 फीमेल आ गए और ये दोनों इसके बच्चे हैं यू के। ठीक है, अब आइए पी इज द डॉटर ऑफ टी, और टी की बेटी, टी कहाँ है, यहाँ, इसकी बेटी है, कौन है, पी, इसकी बेटी पी है, यानी पी भी निगेटिव है, फीमेल है, बेटी है तो फीमेल होगी। एंड आर इज, आर सन इज पी, आर का बेटा है पी, आर का बेटा है पी। ठीक है, आर का बेटा है पी, तो बेटी है तो आर का बेटा कैसे हो जाएगा, पी है बेटी, क्या पी है बेटी, ये पी नहीं है बेटी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पी इज डॉटर इज टी, पी की डॉटर है टी, हाँ उल्टा लिख दिया था हमने। ये है डॉटर पी की। ठीक, और आर का सन है पी, ये जो है ना ये लड़का है, पी जो है लड़का है। ठीक है, अब देखिए देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, और 2 कपल है फैमिली में। ठीक, तो 2 कपल है फैमिली में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, देखिए क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। तो क्यू, ये क्यू जो है कपल है, लेकिन ये नहीं पता है ना कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ग्रैंडफादर है कि ग्रैंड मदर है ये तो नहीं कह सकते हैं। बाकी हाँ इन दोनों का बेटा ये है और इनकी बेटी ये है, तो ग्रैंड डॉटर तो ये है। ठीक, लेकिन ये ग्रैंड डॉटर है, यहाँ ग्रैंड फादर लिखा है टी क्यू के बारे में, तो हम ये क्यू के बारे में हम नहीं कमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। यहाँ फादर लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी ऑप्शन में वही बात है। इसका जब हमें जेंडर क्लियर ही नहीं तो कैसे बता देंगे कि ये दादा है कि दादी है ना। अब आर इज द मदर ऑफ पी, ये बोल सकते हैं क्या, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। ठीक, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। अब बोला है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये कंफर्म है कि टी जो है ना वो पोती ही है, क्योंकि टी एक लड़की है, टी एक लड़की है, और इसका जो है ना बेटा ये है और इसकी बेटी ये है, तो इसकी पोती हुई कि नहीं हुई। तो कुल मिला के ये पोती है, ये बात कंफर्म था, और ये दादा है कि ये दादा है ये हमें नहीं कंफर्म था, तो इसीलिए ये सारा ऑप्शन गलत हो गया। टी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 cities P, Q and R इन अ स्टेट। एक राज्य में 3 शहर हैं। ठीक है, 3 शहर हैं P, Q और R, ये आपको दे रखा है। अब बोला है क्वेश्चन ये है कि हाउ फार इज द सिटी P फ्रॉम Q, P से Q की दूरी बताइए, ये आपको क्वेश्चन है और नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उससे देखिए आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R, Q जो है R से 18 किलोमीटर है, ये दे रखा है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि P और Q कितना दूरी पर है, नहीं बता सकते हैं, है ना। Q अगर R से 18 किलोमीटर पर है तो P से Q कितना दूरी पर है ये थोड़ी बता सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट से आप नहीं बता पाए, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट पे देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम R। अब P बोल रहा है, जो P है
P जो है ये R से 43 किलोमीटर है, ठीक। अब P अगर R से 43 किलोमीटर है तो P से Q कितना दूरी है यहां से आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी अकेला सफिशिएंट तो नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को अगर अकेले अकेले देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में काफी नहीं है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब क्या आंसर दे पाएंगे? तो तब देख लेते हैं, P से R इतनी दूरी है और Q से R इतनी दूरी है। हाँ, ऐसे दे पाते अगर ये दोनों ये एक ही लाइन में होता, तो ये तीनों अगर एक ही लाइन में होता तो हम दे पाते, क्योंकि P से R तक अगर 43 है और Q से R 18 है तो ये 18 घटा देते तो P से Q का दूरी निकल जाता, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि एक ही लाइन में है। ये ऐसा भी तो हो सकता है एक शहर यहाँ हो, एक शहर यहाँ, एक शहर इधर, है ना। तो पोजीशन नहीं फिक्स होने के कारण हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे कि P से Q कितना दूरी पर है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, ये डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये किस ऑप्शन में लिखा है? नॉट सफिशिएंट, ये लिखा है डी में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उस स्टेटमेंट से के बेसिस पर 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, कह रहा है स्टेटमेंट 1 में ऑल पेन्स आर बुक्स। देखिए सैलोगिज्म का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेन एंड डायग्राम से करते हैं, ठीक। हमारे पास इसके करने के 2 तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग वेन एंड डायग्राम से देखेंगे। ऑल पेन्स आर बुक्स, तो पहले ये पेन बना लेते हैं। अगर ये पेन है और बोला है सारे पेन बुक हैं, तो बुक के अंदर में आएंगे ये सारे पेन। इस सारे पेन को हमने बुक में बना लिया, क्योंकि सारे पेन जो है वो बुक हैं। सैलोगिज्म में ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग इसको वेन एंड डायग्राम से बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। बोला है नो चेयर इज पेन, कोई चेयर जो है ना वो पेन नहीं है, लेकिन बुक तो हो सकता है ना। ये कहाँ लिखा है बुक नहीं हो सकता? तो आइए हम लोग चेयर यहाँ बना लेते हैं। पेन नहीं है लेकिन बुक तो हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि बुक ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो बुक के बाहर भी एक बना लेते हैं। ऑल चेयर्स आर बुक्स, सारे चेयर्स बुक्स हैं, तो बुक्स में बना लिया हमने। सारे चेयर्स बुक्स हैं, सारे चेयर्स को हमने बुक्स में बना लिया। स्टेटमेंट देखिए, अच्छा ये तो कंक्लूजन पढ़ दिए, 2 ही स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट हमने बना लिया कुल मिला के। अब देखिए स्टेटमेंट के बेसिस पर जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है ऑल चेयर्स आर बुक्स, सारे चेयर्स बुक्स हैं। एक बात बताइए, सारे चेयर्स यहाँ पर तो बुक हैं, लेकिन जब ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं, जब चेयर बाहर बना हुआ है बुक के, तो क्या ये सारा चेयर बुक है? एक भी चेयर बुक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यानी पहला जो कंक्लूजन है ये हम क्या कहेंगे? ये गलत है। अब अगला स्टेटमेंट मतलब पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब आइए अगला कंक्लूजन देखते हैं। अगला कंक्लूजन है कि सम चेयर आर पेन्स, कुछ चेयर पेन है। यहाँ देखिए चेयर बिल्कुल ही अलग है पेन से, तो कहाँ से कुछ चेयर पेन हो जाएगा? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी ये भी कंक्लूजन हमारा जो है ना फॉलो नहीं करता है। अगला कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर चेयर्स, सारे बुक्स चेयर्स हैं, कुछ ही चेयर जो है ना वो बुक हैं, बल्कि सारा बुक जो है ना वो चेयर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। अब अगला कंक्लूजन है कि नो चेयर इज अ बुक, कोई चेयर बुक नहीं है। कंफर्म नहीं कर सकते हैं ना, अगर इसके अंदर आ गया तो सारा चेयर बुक हो जाएगा, अगर बाहर चला गया तो एक भी चेयर बुक नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब चारों कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया, एक भी कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुगमित नहीं होता है, ठीक है, डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो, यू हैव टू टेक स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusions and decide which of the given conclusions logically follow from the statements and disregarding the commonly known facts. ठीक है, commonly known facts पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ जो लिखे हैं उसी बात पे ध्यान देना है। तो आइए 3 स्टेटमेंट्स देखे लिखे हैं, तीनों स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। पहले स्टेटमेंट 1 है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स क्या है? टीचर्स हैं। कुछ डॉक्टर्स टीचर हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं है। देखिए तो हम लोग इसको डॉक्टर बना लेते हैं, ये हो गया डॉक्टर। और कुछ डॉक्टर टीचर भी है, यानी ये अगर हमारा डॉक्टर है तो ये हमारा टीचर है, कुछ डॉक्टर टीचर भी है, ये बन गया। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, और सारे टीचर्स इंजीनियर्स में हैं,
सारे टीचर्स को हम इंजीनियर्स बना लेते हैं, ये हमारा इंजीनियर बन गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, सारे इंजीनियर को साइंटिस्ट के अंदर में रखना पड़ेगा, यहाँ हमने साइंटिस्ट बना लिया, ठीक। तीनों स्टेटमेंट्स का हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब आइए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन 1 है कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कह रहा है कुछ साइंटिस्ट जो है ना वो डॉक्टर है। तो देखिए कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर वाले हिस्से में आ गया है, तो यानी पहला कंक्लूजन तो फॉलो करता है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। अगला कंक्लूजन है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यहाँ तो कुछ ही इंजीनियर्स डॉक्टर्स में आ रहे हैं, तो ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स थोड़ी होगा, है ना, तो सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं करता है। अगला है कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो देखिए कुछ इंजीनियर तो डॉक्टर में आ रहे हैं, तो ये बात तो सही है, तो कहने का मतलब तीसरा निष्कर्ष भी फॉलो करता है। तो 1 and 3 निष्कर्ष 1 and 3 जो है ना वो फॉलो करता है। ये किस ऑप्शन में है? सी में। बोथ कंक्लूजन 1 and कंक्लूजन 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 स्टूडेंट्स A B C D E F and G H सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स इस सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, यानी सबका सर जो है ना इधर सेंटर की तरफ है। पहले तो हम 8 को बना लेते हैं, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही 8 है। अब बोला है फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि ABCD सेम ऑर्डर में बैठेंगे। बस ये देखिए B and D सीट नाइदर एडजेसेंट टू C नॉर अपोजिट टू C, B और D जो है ना ही वो C के अगल बगल में बैठते हैं और ना ही C के अपोजिट में बैठते हैं। अगर C यहाँ पे है, C अगर यहाँ पे है, इस C के अपोजिट में, यानी अगर हम इसको यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, तो C के अपोजिट में हमारा B और D नहीं बैठता, ना ही अगल बगल में बैठता है। तो B और D के लिए क्या पोजीशन हो सकता है? ये हो सकता है यहाँ आ जाए D या B, या फिर यहाँ आ जाए B और D, ऐसा हो सकता है ना, या फिर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ना ही अपोजिट में है और ना ही एडजेसेंट में है, बगल में है। अब बोला है, तो आगे क्वेश्चन है ए सिट इन बिटवीन E एंड D, ठीक है। अब मान चलिए B और D को अगर हम यहाँ रख देते हैं, B में से B को यहाँ रख दिया, D को यहाँ रख दिया, ठीक। अब बोला है कि A सिट्स इन बिटवीन E एंड D, तो अगर D यहाँ पे है, ठीक, या मान लेते हैं D यहाँ पे है, तो यहाँ E लिख दें, तो इनके बीच में A होगा, यानी यहाँ पर A लिख दें, ठीक। DB का यहाँ से हटा देते हैं, DB के लिए और भी बहुत सारे पोजीशन है, ठीक, यहाँ रख दिए। E और D के बीच में आ गया A, एंड F सिट्स इन बिटवीन B एंड H, और B और H के बीच में F आ रहा है। अगर हम H यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, या B और D को यहाँ रख दिए और एक B और D को हमने यहाँ रख दिया, तो H कहाँ बैठेगा? यहाँ पर अगर हम H बैठा दिए, क्या बोला है? F सिट्स इन बिटवीन B एंड H, तो B अगर यहाँ बैठ गया, तो यहाँ अगर H बना लिए तो यहाँ F आ जाएगा, है ना, यहाँ F आ जाएगा, यहाँ H हटा दीजिए, यहाँ कुछ और किसी और को बैठा दीजिए। अब क्या क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट? B सिट्स इन बिटवीन A एंड G, A एंड G, A इधर बैठा दिए, ठीक। अब यहाँ BD में से कोई एक आ गया, इधर एक पोजीशन A आ गया, तो A बैठ गया हमारा, यहाँ पर क्या है, क्या बनाए थे ये, चलिए कुछ भी बना लेते हैं, G मान लेते हैं, यहीं आ गया, ठीक है। तो क्या ऐसा है क्या B सिट्स इन बिटवीन A एंड G? A हमारा उधर है, G इधर है, तो ये तो पोजीशन नहीं फिक्स है। बाकी आप अलग अलग करके एक बार B यहाँ बैठा लीजिएगा, एक बार D यहाँ बैठा लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके 3-4 सर्कल जब बनाएंगे ना, तो आपको 3 ही सर्कल में क्लियर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है C सिट्स अपोजिट टू G, जरूरी नहीं है, ये कहाँ कहीं इधर कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं था कि किसके बगल में बैठ रहा है ना, तो C सिट्स अपोजिट टू G ये भी नहीं है, ये भी हमें इसमें पता नहीं चल पाएगा किधर बैठा है। E सिट्स अपोजिट टू E, F, E सिट्स अपोजिट टू F, तो देखिए F को हमने कहाँ बैठा रखा है, यहाँ, और E यहाँ, ये तो गलती से बन गया है, जरूरी नहीं है अगर B और D का पोजीशन जैसे ही चेंज करेंगे तो ये E का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो कहने का मतलब ये भी स्टेटमेंट हम पूरा मतलब पूरा भरोसे के साथ नहीं बोल सकते हैं
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन, नन ऑफ द अबव। कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था उसके हिसाब से ये जो टेबल बना है हमारा, तो बी और डी, बी में डी में से कोई एक ही यहाँ आ रहा है ना, तो इस तरीके से जब अलग अलग टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन मैथ का निकालते हैं। मैथ है अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट some pens among 6 children A, B, C, D and E and F. Suppose A gets twice the number of pens that received by B. देखिए A को जितना मिला है, A को जो मिला है पेन वो B के 2 गुना है, 2 times B है। यहां तक पढ़ने से यही पता चला। 3 times that of C, 3 times that of C के बराबर है, एंड 4 times that of D, 4D के बराबर है, एंड 5 टाइम्स दैट ऑफ ई, 5E के बराबर है, एंड 6 टाइम्स दैट ऑफ एफ, और 6F के बराबर है। अभी तक यही क्वेश्चन से पता चला है। अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। कह रहा है जो एक्स व्यक्ति है उसको टोटल कितना पेन खरीदना पड़ेगा ताकि हर एक बच्चे को जिसको बांटा है हर एक के पास इवन नंबर में संख्या में पेन हो। क्या हो? जिसके पास जितना पेन है वो संख्या जो है ना वो एक इवन नंबर, यही बोला है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। तो आइए सबसे पहला तरीका ये है कि ए का जो नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो ए का लेट, थोड़ी लेट क्या लिखेंगे, ए के पास जो है ना जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, क्योंकि 60 ही वो नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। इससे पहले कोई भी नंबर लेंगे तो किसी एक से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए एलसीएम क्या हो गया 60, यानी ए का वैल्यू हमारे पास 60 है। ठीक है, अब ए के पास जितना था वो बी का 2 गुना था, यानी बी क्या हो जाएगा, ए का हाफ, तो 60 का हाफ, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 60 का आधा यानी 30। तो सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा इसका 3, ए का थर्ड, तो ए का 3 यानी हो जाएगा 20। डी क्या हो जाएगा, ए का 1/4, तो ए का 1/4, 60 को 4 से डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ एक ऑड नंबर आ जाता है। कहने का मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही है। जब ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर आया है इसको डबल कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि एलसीएम है और इसको डबल कर लेंगे तो वो भी तो इन सब का मल्टीपल होगा ना। अगर 60 इन सब से डिविजिबल है तो 60 का 2 गुना यानी 60 का जो टेबल होगा वो भी इन सब से डिविजिबल होगा, है ना। तो आइए हम इसको 120 कर लेते हैं। तो अब ए के पास कितना है 120, तो बी के पास कितना हो जाएगा 60, और सी के पास कितना हो जाएगा 40, डी के पास कितना हो जाएगा 120 का 4, 4 तिया 12 30। ई के पास कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा, ई के पास कितना है 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए ए को, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 24 आ जाएगा। अब ई के बाद एफ है, एफ के पास कितना है 6, तो 120 को 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूना 12 यानी 20 आ गया। ठीक, तो टोटल यही पेन के पास हमारे पास संख्या, अब की बार सब इवन है ना, तो यानी कि ये हमारे पास सही उत्तर आया है। तो ये जो है ना सब नंबर सही आया है, इन सबको जोड़ लीजिए, इतना पेन हमको एक्स को खरीदना पड़ेगा। ये हो गया कितना 120 और 60 180, 120 और 60 180, और 180 और 40 220, 220 और 30 250, 250 और 20 270, 270 और 24 294, 294। सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक तरीका कि जब भी ऐसे बराबर दे रखा हो तो हम क्या करते हैं ना, इन सब का रेशियो निकालते हैं। और रेशियो कैसे निकालते हैं, जब बराबर दे रखा हो जिसका रेशियो चाहिए होता है उसको ढक देते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए कर ही लेते हैं। अगर करेंगे इसको तो ए का क्या हो जाएगा रेशियो हमारे पास 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पंचा 120, 120 छके और छके 72, 720। इसका रेशियो कितना आ गया 720। ठीक है, अब 2 का कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 पंचा 60 और 60 छके 6 छके 36, 360, 360 आ गया। इसका रेशियो कितना आ जाएगा सी का, तो 4 दूनी 8, 8 पंचा 40, 40
छक्के 4 छक्के 24, 240। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, सी का आ गया, डी का निकालते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचा 30, 3 छक्के 12, 120, इसका 120 आ गया। ई का निकालते हैं, 5 को ढक दीजिए, 2 तिया 6 चौको 24, 24 छक्के 24 छक्के 24 छक्के 4 छक्के 24, ये है ना। इसका निकाल रहे हैं हम लोग, 6 चौको 24, 24 और 3 दूना 6, 24 छक्के, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144 आ गया, 144। अब देखिए इसका निकालना है तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक देंगे तो ये हो गया 4 पंचा 20 और 2 तिया 6, 20 छक्के 120। ठीक, अब रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए सब में 12 से भाग लग रहा है, सबको 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36, 30 हो गया, 12 दूनी 24, 20 हो गया, 12 का 12 10 हो गया, 12 बढ़े 44 से, 12 का 12, दोनों 120 है क्या, तो ढकते हैं तो 5 को 20, 120, दोनों ही 20 है। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये, 30 20 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 और 12, अच्छा ए का तो किया ही नहीं हम लोगों ने, इसको भी 12 छक्के 72, 60 आ गया, तो 60 टोटल कितना हुआ था इधर, 30 20 50 10 60 10 70, 70 और 60, 7 6 13, 130, 130 और 12 142 है, 60 30 90 90 20, 110 120 और 130 142। एक चीज छूट रहा है इसमें, एक चीज छूट रहा है इसमें, कहीं 5 भी आएगा तभी ये 147 बनेगा, और 147 को जब आप 147 चूंकि ऑड नंबर हो जाता है तो इसका भी मल्टीपल ले लेंगे, इसका जब पहला मल्टीपल लेंगे तो 294 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेथड हमने बता दिया, ठीक, इसी मेथड से निकालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा आज का 2022 का पेपर का डिस्कशन था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन हमारे कोचिंग के बारे में देख लीजिए कि हमारा जो कोचिंग है कोजेंट आईएएस, वो एक बैच लॉन्च किया है, संकल्प, ठीक है, संकल्प बैच का नाम है, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस का आरओ और एआरओ की तैयारी करवाएंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होगा यूट्यूब पर। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं एआरओ और एआरओ में, ये सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है, संकल्प बैच का नाम है। इसकी सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आरओ एआरओ की तैयारी करिए, ठीक है। तो आपको आरओ एआरओ के लिए अभी से हम ऑल द बेस्ट कह देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से बैच वाइज आपको तैयारी कहीं नहीं करवाया जाता है, सिर्फ हमारे यहाँ करवाया जाएगा, है ना। पूरा बैच हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये क्लास लिया जाएगा। तो संकल्प बैच से जुड़ना नहीं भूलिएगा। इसके लिए कहाँ जाना है आपको, यूट्यूब ऐप पर, यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यानी कोजेंट आईएएस के चैनल पर जाना है। वहां आपको बकायदा प्लेलिस्ट में पूरा संकल्प बैच का हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा, ठीक है। तो जुड़िए हमसे। अब एक और चीज, एनसीईआरटी के बारे में हमने बता ही दिया था आपको कि एनसीईआरटी का जैसे ज्योग्राफी का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये एनसीईआरटी का भी बैच चलाया जा रहा है, जो कि आपको यूपी पीसीएस मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी के लिए ये बैच है, जिसमें आपको यूपीएससी का जो एनसीईआरटी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसको क्लियर कराया जाएगा। और सीसैट के लिए तो हम आपके साथ हैं ही, ठीक है। बीपीएससी का डीआई के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, ये सर जो आपको बीपीएससी में जो डीआई आता है उसकी तैयारी करवाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब यूट्यूब से आप जुड़िए, हमारा वेबसाइट विजिट करिए, कोई डाउट है तो नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।